बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ नव भारत के इस मंच पर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मेरे साथ एक खास मेहमान है मनोज पांडे जी। और इससे पहले जो सेशन चल रहा था वो सेशन था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। और वो आपके लिए मनोज जी एक सवाल छोड़ गए कि 27 में 17 वाली विजय कैसे मिलेगी, वो मनोज पांडे बताएंगे। तो सबसे पहले आप वही बता दीजिए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश के इस महत्वपूर्ण विषयों पर आपने आज यहाँ इंक्लेव रखा है। जहां तक आपने 17 और 27 की तुलना किया है, यदि आप देखेंगे कि ये देश लंबे समय तक वादे नारों पर जूझता रहा। पहली बार 2014 में केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति ने यह महसूस किया कि वादे किए भी जाते हैं और निभाए भी जाते हैं, और शायद उसका परिणाम रहा 2017। मेरा मानना है आज देश और देश में रहने वाली अधिकांश जनता, जो मतदाता है इस लोकतंत्र में, जो हम सबकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो इस लोकतंत्र में सरकारें बनाती है और बिगाड़ती है, वो फिर 27 में 17 से भी ज्यादा प्रचंड जनादेश भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन पर देने जा रही है। लेकिन पहले तो आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर आप आए इधर, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उसमें आपको इनाम मिला, लोग कह रहे हैं वफादारी का इनाम है। तो ये बदलाव बार बार पद के लिए, आप चीफ व्हिप भी रहे समाजवादी पार्टी में। कारणों को जनता भी ढूंढती है और मूल्यांकन भी करती है, और उसमें नंबर भी लोकतंत्र में जनता ही देती है। कोई हम आप एक दो लोग बैठ करके नंबर नहीं दे सकते। मेरा 30 साल का लगभग समाजवादी पार्टी का राजनीतिक जीवन था। प्रदेश की मीडिया ने और प्रदेश की जनता ने हमें विभिन्न जन मुद्दों पर लाठियां खाते हुए भी देखा, सर फटते हुए बहते हुए खून को भी देखा, टूटे हुए हाथ को भी देखा, हमारी वफादारी भी देखी, हमारे संघर्षों को भी देखा। सवाल यह है कि जिस नीति और विचारधारा से एक राजनीतिक दल का गठन होता है, कोई व्यक्ति पार्टी में नहीं आता, उस नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर के उस दल में जाता है। हम लोग जिस दल में गए थे उस दल में जाति नहीं थी, उसमें जाति को तोड़ने की बात नहीं थी, जातियां तोड़ करके सबको एक करने की बात थी। हम जिस दल में गए थे उसमें रामायण मेला अयोध्या में लगवाए जाने की बात होती थी। हम जिस दल में गए थे उसमें भारत के संविधान के दिए गए अनुच्छेद में सबको अपने अपने धर्म के प्रति सम्मान श्रद्धा व्यक्त करने का और उसे मानने का अधिकार था। लेकिन जब कोई पार्टी अपनी नीति और रीत से अलग होगी तो जाहिर है कि हम जिस विचारधारा को ही अपनी नींव बना करके आए हैं वो डगमगाएगी। नहीं, लेकिन सपा तो जातियों की सियासत की बात करती रही है। एमवाई समीकरण, अब तो हाल फिलहाल में चूंकि चुनावी साल में बातचीत हो रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यह बातचीत हो रही है, तो एक अलग एक्सप्रेसवे है सियासत में, और वो एक्सप्रेसवे है कि ब्राह्मण वोट बैंक किसके पास होगा। समाजवादी पार्टी भी जोर लगा रही है। बीजेपी ने बहुत हद तक पिछले कुछ समय में आरोप लगे कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद सपा ने, लेकिन हाल फिलहाल में अब परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, आपने उस समाज की बात किया है जिस समाज से मेरा जन्म हुआ है। अगर इतिहास और अतीत के पन्नों को आप पूरे देंगे, बहुत से ग्रंथ और बहुत से इतिहास आपको मिलेंगे। आदिकाल से अगर हम कई युगों को भी तुलना करें, इस समाज ने कभी ऋषि बन करके, कभी मुनि बन करके, सैकड़ों वर्ष तपस्या करके अपने शरीर को गलाया है। वो केवल एक समाज के लिए नहीं, सृष्टि के लिए। यहां तक कि केवल मानव नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी चिंता करने का काम इस समाज ने किया, और इस समाज का ये इतिहास रहा। अगर आप राष्ट्र की बात करेंगे तो आप मंगल पांडे, आजादी के प्रथम नायक को नहीं भूल सकते। आप बात करेंगे राष्ट्र की तो आप चंद्रशेखर आजाद को नहीं भूल सकते। आप अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो सुखदेव को नहीं भूल सकते। इस देश ने राष्ट्र के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए कभी शिक्षक बन करके, कभी एक आचार्य बन करके, कभी गुरुकुल के एक विद्वान बन करके, कभी एक वैज्ञानिक बन के, और कभी इंजीनियर बन के, और कभी चिकित्सक बन करके इस देश को सेवा दिया है। लेकिन
उसके साथ ही समाज का ये भी इतिहास रहा कि ये सनातन का ध्वजावाहक रहा, राष्ट्रवाद का भी ध्वजावाहक रहा। अब सवाल ये है, हम वहां खड़े होंगे जहां रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, जहां समाज और जातियों को तोड़ने की बात होती है और बांटने की बात होती है और गालियां देने की बात होती है, जहां पहलगाम जैसा हमला वो कुछ हमारे देश के वासियों के साथ नहीं था, भारत के 130 करोड़ लोगों के सुरक्षा पर था। उस पर भी अगर लोग आतंकवादियों के पक्ष पर अगर कोई टिप्पणी करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, ये समाज राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, सनातन के साथ खड़ा रहता है, धर्म के साथ खड़ा रहता है। तो 27 का चुनाव सनातन के मुद्दे पर होगा। मेरा मानना है कि हम उस पर बात करेंगे तो लंबी चर्चा होगी। आंकड़े बहुत हैं और आंकड़े स्थापित होते हैं, आंकड़े हमारे बताने से नहीं होंगे। आज देश बदल रहा है। दुनिया के अगर आप तमाम प्रगतिशील देशों में देखें तो आज भारत की चर्चा हो रही है, जहां भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम आर्थिक रूप से 3 बड़े देशों के बीच में भारत को आर्थिक संपन्न देशों में लाएंगे। अगर आज आपने बात की एक्सप्रेस वे से शुरुआत किया, दुनिया के तमाम विचारकों ने कहा कि अगर किसी गांव, क्षेत्र, जिले को और नगर को बढ़ाना है, वहां सड़कें बनवा दी जाएं, और सड़क बन जाएगी तो बिजली आ जाएगी, बिजली आ जाएगी तो प्रगति उसके साथ ही साथ पहुंच जाएगी। आज हमें ये बताते हुए आपको गर्व हो रहा है कि आज देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे देने वाला राज्य हो गया। हमें तो सौभाग्य है कि गंगा एक्सप्रेस वे जिसका भी उद्घाटन हुआ, उसके सबसे बड़ी एरिया हमारे क्षेत्र में ऊंचाहार में। आपने जोड़ने की बात की है, तो अखिलेश यादव भी तो जोड़ने की बातचीत कर रहे हैं, वो पीडीए की बातचीत कर रहे हैं, बल्कि अब तो परिभाषा भी बदल रही है। पहले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक था, अब वो ए वाले में सबको ला रहे हैं कि जो जिसके साथ अन्याय हुआ, जो शोषित है, वो सब आ जाए उसमें। पेंडुलम हिलता रहता है लेकिन कभी कहीं पहुंचता नहीं है। पेंडुलम किसको बोल रहे हैं? किसी को नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वो दाएं बाएं होता रहता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं। जब तक व्यक्ति की दिशा नहीं तय होगी, हमें इसको कहां से शुरू करना है और कहां से इसका अंत करना है, व्यक्ति अपने निश्चित सीमा को कभी नहीं पा सकता। मेरा मानना है कि ठीक है, परिभाषाएं आप तय करते हैं, हम तय करते हैं, लेकिन जो परिभाषाएं स्थापित हैं उनको नहीं बदल सकते हम आप। कोई 2-4 जातियों को की बात हम करें, 2-4 जातियों का नहीं है। इस देश में जातिवाद में है। यहाँ महिला है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे यहाँ नौजवान है, हमारे यहाँ किसान है, हमारे यहाँ मजदूर है। इससे बड़ी कोई जाति नहीं होती इस देश में, और हम सब उसी के बीच में। अब क्या कहेंगे, इस देश में 62.6% किसान है। जहां हम नारे लगाते थे, जय जवान जय किसान के नारे लगाते थे, किसान कहां खड़ा था? उत्तर प्रदेश में क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ थी? भारत की पूरी एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या थी? आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आजादी के बाद ये सोचा कि हम किसानों को भी उनके विकास और सम्मान से जोड़ेंगे, थोड़ी कम राशि सही, लेकिन भारत में एक बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने अन्नदाताओं को भी किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम करेगा। आज इसकी क्या काट है पूरे देश में? लेकिन मनोज जी, चुनाव में कहां इतनी बातचीत होती है? चुनाव में तो बातचीत हो रही है कि बंगाल में हमने देखा कि हिंदुत्व को बचाने की चुनावी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा, मैंने पूछा पेंडुलम आपने किसको बोला, आप बोला किसी को नहीं बोला, लेकिन पूरी तुलना आप दे गए। तो क्या मुद्दा कोर यही रहेगा 27 चुनाव में कि कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के विरोध में है, कौन ब्राह्मण विरोधी है, कौन ब्राह्मण समर्थक है? मुद्दा यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंतिम पायदान पर अभी भी खड़े हुए लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा, न्याय कौन दिलाएगा, बेरोजगार नौजवानों की रोजगार की चिंता कौन करेगा, गांव को भी एक शहर जैसी स्थिति में लाने और उस तरीके के विकास कार्य करने के और सुविधाओं को देने की सोच किसकी है? किसकी सोच ये है कि जो नारा ही नहीं देता बल्कि वास्तविक रूप से जमीन पर करने का काम करता है, सबका साथ सबका विकास। और याद रखिए कि जब आप सत्ता में रहिए तो आप अपना विकास करिए, अपने घर का विकास करिए, अपने लोगों का विकास करिए, और साहब जब आप सड़क पर आ जाइए तो आप सबके विकास की बात करिए वोट लेने के लिए। क्या देखा नहीं है प्रदेश ने? क्या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने इसको देखा नहीं है? बहुत दिनों की बात नहीं है। तो सवाल यह है कि लोगों ने तुलना किया भारत के प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की,
उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था की, उनकी ऑनेस्टी की, उनकी मेहनत की, ये तुलना हम आप नहीं करते। जनता जिसके हम आप समझते हैं कि जनता को कुछ भी कह करके वोट दे दिया जाएगा। बंगाल में क्या हुआ, हम बंगाल पर ही चर्चा करते हैं, क्या हुआ बंगाल में। बंगाल में जो लोग, बंगाल में भी तो यही हुआ, कहा गया हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई है, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या यूपी में भी सनातन। सवाल ये नहीं था। अगर आप देखें तो बंगाल की माताएं बहनें नौजवान विलख रहे थे, रो रहे थे, रोजगार से उनको बाहर कर दिया गया था। मजदूरों से भी गुंडा टैक्स की वसूली होती। अगर आप 800 रुपए मजदूरी लेकर के आ रहे हैं तो किसी एक पार्टी से उसको पर्ची कटवानी पड़ती थी पर डे 200। आजाद भारत में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अपना पसीना और खून गिराने वाला मजदूर भी वो किसी एक पार्टी को गुंडा टैक्स देकर के मजदूरी करेगा। किसानों को भी खेती पर गुंडा टैक्स था, वहां के रोजगार चले गए थे। आप आंकड़े उठा करके देखिए, वहां पर 1997 में कितने व्यवसाय थे, फिर वहां 2010 का जब सर्वे हुआ तो वहां कितने बचे व्यवसाय। आज वहां स्थिति ये थी कि वहां कोई बड़ा कोई कारपोरेट घराना आज पश्चिम बंगाल में जाना नहीं चाहता था। और याद रखिए, जहां पर उद्योग नहीं होंगे, विकास नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, वहां कभी विकास नहीं हो सकता, रोजगार के कभी साधन नहीं बन सकते। वहां के लोगों ने विश्वास किया, लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के उन राज्यों को जो बहुत विकास से दूर पड़े थे उनको उठा करके विकास से जोड़ने का काम किया। ये आशा और विश्वास थी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, और लोगों के साथ वो वेदना थी जो उनको एक लंबे समय तक कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने और उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस तरीके से उनके हक और हकूक को छीनने का काम किया था, उसका जवाब लोकतंत्र में अपने वोटों से और अपने विश्वास को जता करके भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति उन्होंने देने का काम किया। नहीं, ये वाली बात इसलिए आ जाती है क्योंकि आपने भी सनातन की चर्चा की। आप जब समाजवादी पार्टी में थे तब भी राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर सपा के स्टैंड का आप विरोध करते रहे थे। इस बार चुनाव में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, आपको कैबिनेट एक्सपेंशन में और क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, कितना ब्राह्मण वोट लाना है पार्टी में, खासतौर पर पूर्वांचल में, क्या टारगेट है? देखिए, आपने भगवान राम की बात किया, मैं राम से ही शुरू करूंगा। हमारे आराध्य हैं प्रभु राम। रही बात, कुछ लोग कहते हैं मनोज पांडे ने धोखा दिया, शब्दों को कुछ भी कर लीजिए। हम सवाल करें, अगर भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की जनता रहती हो, 100 करोड़ सनातनी और हिंदू हैं, तो सनातन और हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना धोखा है कि रामचरितमानस को जलवाना धोखा है। भारत जैसे देश में जहां पर लोगों ने कुर्बानियां दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चले गए, वहां राष्ट्र के साथ खड़ा होना गद्दारी है कि राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना गद्दारी है। जिस भारत में ये सपना देखा था, विवेकानंद से लेकर के कितने हमारे तमाम लोगों ने देखा था, एक समय काश ऐसा आएगा। और लोग कल्पना करते थे कि जब एक गरीब आदमी को भी शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। इन सपनों को आखिर किसने पूरा किया? सपने सपने ही रह गए थे। तो सवाल बड़ा स्पष्ट है, उत्तर भी बड़ा स्पष्ट है। राष्ट्र और सनातन से कोई समझौता नहीं। राजनीति हमारे लिए सेवा और सम्मान का, लोगों को न्याय दिलाने का साधन हो सकता है, लेकिन आस्था से, प्रभु राम से और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं कर सकते मनोज पांडे। ये हमारा तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सपा का नाता इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सनातन विरोधी है, और आपके इस स्टैंड का इनाम भारतीय जनता पार्टी में आपको मिला? लोग कहते हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। पूरी देश की मीडिया ने देखा, कोई दो चरित्र से मनोज पांडे जीवित नहीं रहते। मैंने वहां रह करके भी जब जब राष्ट्र और सनातन के ऊपर लोगों ने हमले किया है, तो इस धरती पर सबसे पहले मनोज पांडे ने उसका कड़ा प्रतिवाद किया है और कड़ा जवाब देने का काम किया। और मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, उससे समझौता नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, आज गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी आकलन करता है। हम लोगों की भूल है कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, गांव में रहने वाला व्यक्ति न समझे, वो सब आकलन करता है। उत्तर प्रदेश की जनता आज आकलन कर रही है। किसने निष्पक्ष हमें देने का काम किया? कोविड के बाद क्या हाल थी? दुनिया की वैश्विक महामारी आई, दुनिया के बड़े बड़े देशों को हमने मीडिया के माध्यम से घुटने टेकते हुए देखा। तब भारत के प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा भारत
130 करोड़ हमारा परिवार है, एक दो लोगों के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने, ठीक है आप उसमें कोई भी कमी निकाल सकते हैं, कमी निकालने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, लेकिन भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने फ्री राशन की व्यवस्था करने का काम किया और भारत के प्रधानमंत्री भारत के साथ परिवार की तरह खड़े रहे, उसका आकलन कर रही है। आज लोग आकलन कर रहे हैं कि जब बेटियां हमारे घर से निकलती थी, असुरक्षित महसूस करती थी, क्या क्या घटनाएं हुई, थानों में बलात्कार हो गया, FIR नहीं लिखी गई, 156(3) में न्यायालय ने ऑर्डर किया, मुकदमा एक्सपंज कर दिया गया। आज हमारी बहू और बेटियों को छेड़ने वाले लोग वही कल्पना कर लेते हैं कि जिस चौराहे पर हम बेटी को छेड़ेंगे, अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस इमराज बन करके हमारे लिए स्वागत में एक माला लिए जरूर खड़ी होगी। लेकिन देखिए, चूंकि बार बार वही सवाल ध्यान में आता है कि एक वोट बैंक जिस पर दोनों ओर से बहुत इस समय जोर आजमाइश हो रही है, वो ब्राह्मण वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी भी, राजकुमार भाटी एक प्रवक्ता है, हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली, कह रहे हैं कि मैं मुहावरे बोलकर उसका खंडन भी कर रहा था, उस पर भी एक अलग स्टैंड। प्लस मैं फिर कह रहा हूं, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि आपका टारगेट क्या है इस वाले वोट बैंक को लेकर। कुछ तो काम मिला होगा, पार्टी में निर्देश मिला होगा। जो राष्ट्र और सनातन का ध्वजावाहक होगा उसे गाली तो सुननी पड़ेगी और हमले भी उसी होंगे। हमले ऋषि मुनियों पर हुए हैं, देवताओं पे हुए हैं, दानुओं पर कभी नहीं हुए हमले। आप देखिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनको अच्छे काम से रोकने के लिए किया, और ये हमले होते रहेंगे। लेकिन मैं कभी कभी उन लोगों से कहता हूं, लोगों से, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले लोगों, बार बार वो चीजें आपके ऊपर ही गिरेंगी, टाबिल लेकर के कब तक घूमोगे। और रही बात यह कि उन लोगों को इसको जवाब देना चाहिए जो लोग उन्हें बुलवा रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आप देश की 17% आबादी के लिए क्या कह रहे हैं, जिसने इस देश को बहुत कुछ देने का काम किया। और रही बात, तो आज हम बड़ा आश्चर्यचकित हैं, कुछ बयानवीर हैं, कुछ कीड़े हैं जो सोशल मीडिया के कीड़े हैं, दिन भर केवल सोशल मीडिया में बोला करते थे, आज वो कहां हैं समाजवादी पार्टी के अंदर रह करके। आज उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि वो जवाब दें। आज किसको कह रहे हैं आप? आज वो क्यों नहीं राजकुमार भाटी के जवाब के कहे हुए गंदे शब्दों का प्रतिरोध कर रहे हैं? वो लोग कहां हैं? ऐसे कौन कौन लोग हैं? मैं तो सबका आह्वान करता हूं, किसी जात और वर्ग और धर्म को, जात को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं तो सबका, सभी जातियों का पूरा सम्मान करता हूं और आदर करता हूं। लेकिन आज जब एक जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जब उसने इतने गंदे बयान दिए, तो उस दल में जो लोग बैठे हैं उनका खून मर गया है, दिशा बदल गई है। कुछ पद के लिए जो मुमकिन नहीं है, वो सपने जो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरी करने जा रही, उन सपनों को भी देख रहे हैं। और उसके लिए अगर कहीं पर बैठे हुए हैं और इन गालियों को सुन रहे हैं, तो ये तो सवाल उन लोगों से भी होना चाहिए। मनोज पांडे में कुछ तो खास बात है, आपके घर तक गृह मंत्री पहुंच जाते हैं, सोनिया गांधी पहुंच जाती हैं, आप रायबरेली क्षेत्र में हैं, क्या एजेंडा है इस बार का? मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं। सच यह है कि मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं पार्षद हो पाऊंगा। एक बहुत सामान्य परिवार से मैं आता हूं। परमपिता परमेश्वर की ये कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया। रायबरेली के कई बार नगर पालिका अध्यक्ष, लगातार विधायक, और चौथी पांचवी बार शपथ लेने का अवसर दिया। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, विशेष रूप से भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और अपनी पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ एक कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है काम करने का, जितनी ईश्वर ने हमें शक्ति दे रखी है, जितनी बुद्धिमत्ता दे रखी है, पूरी मेहनत और लगन से 27 में प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में एक कार्यकर्ता के रूप में सहायक होऊंगा। और जो शब्द आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, 1 महीने में आपको मालूम हो जाएगा, 1.5 महीने में उत्तर प्रदेश में वो कहां खड़ा है। कैसे 1 महीने में कैसे पता? 1 महीने में मालूम हो जाएगा आपको। नहीं, क्या इस 1 महीने में क्या मेहनत करेंगे हम लोग, हैं? मेहनत करेंगे हम लोग, मेहनत से, और कोई जादू नहीं होता। देखिए, मेहनत का, चुनाव 1 साल में है, आप 1 महीने में पता लगवा रहे हैं। 1 महीने में पता लग जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता बोलने लगेगी, अब बोल रही है।
उत्तर प्रदेश की देखिए, ये चीजें केवल मुंगेरी लाल का सपना देखना, अब सपने देखते रहिए। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कितने घंटे वर्किंग है, भारत के गृह मंत्री की कितने घंटे वर्किंग है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कितने घंटे वर्किंग है? आप मेहनत को, त्याग को और निष्ठा को और उनके किए गए कार्यों की आप तुलना नहीं कर सकते, और उसकी कोई काट नहीं है इस पृथ्वी पर। आपने 27 में प्रचंड सरकार की बात कही, 27 में नई सरकार में आपका सपना क्या है? 27 में जब नई सरकार आपके हिसाब से बन रही है, उसमें आपका सपना क्या है? एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का विश्वास और पद? केवल विश्वास, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। नहीं, लोग तो कह रहे हैं आपने पद के लिए छोड़ा पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग जब आप मंत्री बने, तो 27 में कुछ तो होगा आपके मन में। जब मैं समाजवादी पार्टी में था तब भी मैं बड़े पद पर था और कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर था। और आपने ही अपने प्रश्न में कहा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी आपके यहाँ आती हैं, बहुत कृपा करके मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ मेरे लिए जीवन को रोमांचित कर देने वाला वक्त है कि भारत के गृह मंत्री जी ने कितनी कृपा किया। हम एक सामान्य कार्यकर्ता के घर गए, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। तो आपने खुद अपने प्रश्न में कहा, तो 30 साल में, वैसे तो 30 साल में संभावनाएं बहुत रही मनोज पांडे के पास, मनोज जी, लेकिन संभावनाओं पर नहीं, विचारधारा और सिद्धांतों पर निर्णय होते हैं, तो हम उस पर जीते हैं। अच्छा, नए साल में नई चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग तेल ऊर्जा संकट, आप लोग कैसे योगदान दे रहे हैं उसमें? देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम सब पर भी होता है, आप लोग भी करते हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं बहुत कठोरता से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, शुभचिंतकों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, इस अपील को हमको राष्ट्रहित में करना चाहिए। हमें तो भी बहुत गाड़ी है भी नहीं, हमारे पास तो एक गाड़ी है, अभी मिली है सचिवालय प्रशासन से, और चूंकि हमें खतरे रहते हैं, हमारे ऊपर 28-29 अटैक्स हैं, कई बार हमको गोलियां लगी हैं, तो सुरक्षा रहती है बस। और मैं इतने में ही मैं रहना भी चाहता हूं और इस पर बहुत विश्वास भी नहीं करता। और हम सब लगे हैं कि जन जन तक जाएं और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, देश के लिए है, उसको जन जन तक पहुंचाएं। इस बार के चुनाव में जोर समाजवादी पार्टी का रहेगा पीडीए के नारे पर। शनिवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अभी थोड़ी देर पहले डाला है कि वो पीडीए ऑडिट करेंगे। पीडीए का मुकाबला आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? काश जब उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती हो रही थी, जब सिंचाई की भर्ती हो रही थी, सचिवालय की भर्ती हो रही थी, सहकारिता की भर्ती हो रही थी, एक 42,700 ऐसे तमाम जो आंकड़े हमें बहुत याद नहीं है संख्या, उसमें भी पीडीए होता। पीडीए रोजगार में भी हो, पीडीए भागीदारी में भी हो, पीडीए सम्मान में भी हो, पीडीए अधिकार में भी हो, और पीडीए सत्ता में साथ लेकर के उन्नति और प्रगति के लिए भी हो। तो काश मैं इस नारे को प्रणाम करता। पीडीए देखना है तो पीडीए तो आज भारतीय जनता पार्टी में पीडीए है। आप पूरे मंत्रिमंडल को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और कार्यों में देख लीजिए। असली पीडीए कहीं देखना है लोगों को, मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पीडीए दिखाई देगा। आप कल्पना कर सकते थे? तो क्या यह असली पीडीए बनाम नकली पीडीए? नहीं, मैं नकली और असली का मैं नहीं करूंगा इसका आकलन। इसका आकलन जनता करती है और जनता परिणाम दे रही। देखिए, आप कभी कह देते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, मैं सवाल करता हूं, मैं हाउस का सबसे मुखर विरोधी दल का नेता था, मैं कैसे ऊंचा हार से जीत जाता था, तो मेरी ईवीएम कैसे अच्छी हो जाती थी। और हम लोगों के गांव में एक कहावत कही जाती है, मीठा मीठा हक, कड़ुआ कड़ुआ थू। ये राजनीति में नहीं चलेगा। जब आप राज्य को जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छी हो जाती है। 24 में क्यों नहीं ईवीएम गड़बड़ हो गई? तो सवाल
इस बात का नहीं है कि आप किस चीज को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल इसका है कि आप भारत के संवैधानिक ढांचे पर चोट कर रहे हैं। कुछ लोग संविधान की बात करते हैं, हम सब संविधान के प्रति आदर करते हैं। आप भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर उंगली उठाएंगे। आप चुनाव आयोग जो भारत के संविधान से जुड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर आप सवाल उठाएंगे। आप सवाल विधानसभाओं और राज्यसभाओं के और विधान परिषद के निर्णयों पर आप सवाल उठाएंगे। आप सवाल सेना की कार्यवाही पर उठाएंगे। आखिर विश्वास किस चीज पर है? तो मेरा ये कहना है, संविधान हम सब के लिए सम्मान और स्वीकार करने की चीज है। संविधान राजनीति करने का स्थान नहीं। लोग अपने में परिवर्तन लाएं, अपने आप दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। आपने ईवीएम की चर्चा छेड़ दी। अखिलेश यादव बार बार कुंदरकी की चर्चा छेड़ते हैं और वो एक तस्वीर लेकर आते हैं जिसमें एक पुलिस वाला पिस्टल ताने रहता है। वो बंगाल में भी जाकर ये तस्वीर दिखाए और वो ये कहते हैं कि निशाने पर लोकतंत्र है। तो ये नैरेटिव तो आने वाले समय में और खड़ा किया जाएगा। सवाल कानून व्यवस्था का जहां पर आएगा, मेरे जैसे व्यक्ति का भी मानना है कि जब देश पर आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा आए तो पुलिस को इसीलिए ताकत दी गई है कि वो उसको बल प्रयोग करके ऐसे कोई चीजों को न होने दे जिससे राज्य की, देश की और या तो सीमाओं की उस तरफ कोई खराब स्थिति हो। आप याद कर लीजिए, एक समय था कि जब हम लोग देश में ये चर्चा करते थे और हम लोग पढ़ते समय भी ये चर्चा करते थे, जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे। एक तरफ देश की सीमाओं के उस तरफ हमारे दुश्मन देश, सेना बॉर्डर पर खड़ी होकर के दुश्मनों को देखती रहती थी, लेकिन देश आंतरिक गृह युद्ध से लड़ रहा था। पंजाब जल रहा था, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जल रहा था, सोनभद्र जल रहा था, मिजोरम में क्या हो रहा था, नागालैंड में क्या हो रहा था, कश्मीर जल रहा था, पंजाब जल रहा था आंतरिक युद्ध से। मैं तो धन्यवाद दूंगा भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी को, एक ऐसे लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी दृढ़ता रख करके आज उन्होंने भारत को आंतरिक गृह युद्ध से और आंतरिक आतंकवाद से मुक्त कराने की एक ठोस और मजबूत दिशा में आगे बढ़े। आज देश कम से कम अंदर से जो जल रहा था आज सुरक्षित हुआ। लेकिन इसके पीछे कौन लोग थे? अगर हम इतिहास में कहेंगे तो कुछ लोगों को खराब लगेगा। किन लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया था? किन लोगों ने पहले बढ़ाया फिर घटाया? और याद रखिए, गलत ढंग से आग लगाने वाले लोगों के ही हाथ जलते हैं। किन्होंने राज किया आजादी के बाद लंबे समय तक? किनकी जिम्मेदारी थी ये? किन लोगों ने इस हालात में पहुंचाया? हत्याएं हो रही, खून बह रहा है, देश अंदर से ही असुरक्षित है। तो ये सारी बातें आपको सपा में रहते हुए नहीं समझ में आई। तब आप एक बहुत मुखर विरोध मैंने अयोध्या, राम मंदिर, सनातन को लेकर जरूर देखा, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आप बहुत मुखर नहीं हुए सपा में रहते हुए। सपा सरकार में आप मंत्री 13 अप्रैल सपा सरकार में आप मंत्री भी थे। 13 अप्रैल 2017 रायबरेली में 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई थी। आप निकाल लीजिएगा, उसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की खबरें हैं। मनोज पांडे 6 महीने तक अपने दल से भी लड़े हैं और सरकार से भी मांग करते रहे कि इन लोगों को न्याय मिले, और न्याय दिला के ही दम रखा। पूरे प्रदेश में मैं घूमा, दल के झंडे से नहीं घूमा। तो मनोज पांडे का ये इतिहास है। एक चरित्र रखने का प्रयास करते हैं। सही को सही ही कह सकते हैं, सही को हम गलत नहीं कह सकते। आप बहुत नाराज हैं समाजवादी पार्टी से? नहीं, कतई नहीं नाराज है, कतई नहीं नाराज है। मैं नेताजी का बहुत सम्मान करता हूं। आज हम सबके बीच में नहीं है, बहुत आदर करता हूं नेताजी का। लेकिन नेताजी के बेटे को आप कहते हैं कि वो दृष्टि दोष से ग्रसित? नहीं, मैंने नहीं कहा ये। फिर एक फिल्म को लेकर आपने कहा था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैं उनका भी आदर करता हूं, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका भी आदर करता हूं। मैं नीतियों का और विचारधाराओं का विरोध करता हूं, मैं किसी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता। तो आप सत्ता का समर्थन करते हैं बस? ये तो इतिहास हर व्यक्ति का होता है, जो लिखा भी जाएगा वो झुटलाया नहीं जा सकता। मनोज पांडे लंबे समय तक विपक्ष में ही रहे। अगर आप हमारे 1995 नहीं, मैंने इसलिए कहा कि सपा सरकार में मंत्री, फिर बीजेपी सरकार आई तो आप इधर आए, इधर भी मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में कांग्रेस रही है।
यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड 2 सरकारें रही हैं, और आपने ही हमारे उत्तर की पुष्टि की अपने प्रश्न में कि जिसके घर पे आदरणीय सोनिया जी आती हों, राहुल जी आते हों, प्रियंका जी आते हों। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। तो मैं सत्ता के साथ नहीं रहा, मैं समाजवादी पार्टी में विपक्ष में ही रहा। आप सबके साथ रहे। नहीं, मैं सच के साथ हूं, मैं विकास के साथ हूं और सही विचारधारा के साथ हूं। मनोज पांडे जी का सबसे पसंदीदा राजनीतिक पद क्या रहा और क्या आगे हो सकता है? पद तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा पसंदीदा यही है, अन्याय का विरोध कर सकूं, कमजोर गरीब को न्याय दिला सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। और मैं किन्हीं भी पदों पर रहा हूं, मैंने सदैव अपने सप्ताह के 3 से 4 दिन गांव की उन बस्तियों में बिताए हैं जहां पर लोग जाना भी नहीं चाहते, उन गरीब लोगों के बीच में हमने बिताया है और बिता रहे हैं आज भी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है और सबसे अच्छी नींद उसी रात में आती है जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकता हूं। ये भी कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि बदली परिस्थितियों में या जो समीकरण बदल रहा है उसमें शायद आपके सपा में भविष्य को लेकर सवाल था और इधर ब्राह्मण फेस चाहिए था, इसलिए आप आए। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा क्या वजूद था, हम कहां थे, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो ब्राह्मण नेता आप नहीं मानते हैं खुद को? अब ये आप हमको भी अगर एहसास कराएंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो नहीं, मैं एहसास नहीं करवा रहा हूं। मैं क्या करूं, सियासत ही इस समय देखिए एक्सप्रेसवे का साल है, आप लोग कह रहे हैं एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के चुनावी साल में अगर एक वोट बैंक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा अभी तक होती नहीं रही है, वो ब्राह्मण वोट बैंक है। मैंने आपसे कहा कि ये समाज सत्य के साथ रहता है, सनातन के साथ रहता है और राष्ट्र के साथ रहता है। और ये समाज अगर आप देखें लंबे समय से अपने कभी धर्म को नहीं बदला, इसने कभी ये राजा नहीं रहा, शासक नहीं रहा। इस समाज ने सदैव राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए काम किया है। और मैं फिर कड़े शब्दों में उन लोगों की आलोचना करता हूं, उनसे कहता हूं उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, किसी भी जाति के ऊपर गलत टिप्पणी करना बंद करें। और मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक करेंगे आप? एक तरफ आप गाली दिलाएंगे और एक तरफ लोगों की बात करेंगे, ये अब नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। ये सब पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। कहाँ रहेगा समाज ये आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं। और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से हम सब एक एक लोगों के चरणों में जाकर प्रणाम करके और सब लोगों को साथ लेकर के और भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लिए और भगवान राम के लिए काम करेंगे। आपने फिर भगवान राम की चर्चा की, तो आपको लगता है कि 27 से पहले अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए, राम सबके हैं। नहीं, जाना तो चाहिए, जाएंगे आपको लगता है? उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है, मैं तो जाना चाहता था, हमारे सारे विधायक जाना चाहते थे, उन्होंने रोक दिया। इसका हमने प्रतिरोध भी किया था। उस समय क्या हुआ था मनोज जी, क्यों रोका गया, किसका आदेश था? देखिए, दलीय बैठक में ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी लाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और दलों के भी नेता थे और पार्टी के दल के नेता के रूप में मैं भी था। और स्पीकर साहब से एक दिन पहले उस असेंबली में कुछ माननीय विधायकों ने ये निवेदन किया था कि हम लोग भी सदन के सदस्य हैं और भगवान प्रभु राम का दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो हम लोगों की दर्शन की व्यवस्था हो जाए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, यूपी विधानसभा की ओर से सबको गाड़ी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सुलभता से और सरलता से प्रभु राम के दर्शन हो जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। जो लोग भी जाना चाहें, मैंने इसको पूछा भी था तत्कालीन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। लेकिन बाद में जब उस पर निर्णय आया कि नहीं, कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं शॉक्ड हुआ और हमको आघात पहुंचा।
और हमें ही नहीं पहुंचा, तमाम विधायकों को ये पहुंचा। और हम समझते हैं कि जब भारत का संविधान हमको पल्लवित और पोषित करता है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसमें किसी को बाधा डालने का अधिकार नहीं है, तो ये रोक संविधान के विरुद्ध थी और ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं हुई। तो ये आप कह रहे हैं कि तब का फैसला अखिलेश यादव की ओर से था कि कोई नहीं जाएगा? मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई पार्टी अपने पार्टी के सुप्रीमो के और निर्देशों से ही चलती है। आपने राम की चर्चा की, तो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में रहते हुए बहुत कुछ बोला था, और मैं ठीक हूं तो तब भी आप पार्टी का चेहरा ही थे। क्या आपने तब कुछ विरोध किया था पार्टी में अंदर, इस बात को उठाई थी? बाहर कितने विरोध किए हैं इसको उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जानती है, और आंतरिक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बहुत अच्छे से और अलग बैठ करके भी मैंने इस बात को पार्टी में रखा था। ये उचित नहीं है और ये स्वीकार भी नहीं है। फिर पार्टी में क्या हुआ? उसमें जब एक बार गाली दी तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। मैंने इसकी शिकायत किया, और जब उन्होंने रामचरितमानस फाड़ा तो उनको विधान परिषद में भेज दिया गया। फिर मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा अगर हम दोबारा शिकायत करेंगे तो ऐसा न हो कि इनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो फिर आप ये पोर्ट्रे, फिर में वही बात आ जाती है कि सपा के खिलाफ 27 में क्या मुद्दा, क्योंकि सीएम योगी तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। किसी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलना है। और मैंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करनी है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति से और तेजी से जोड़ना है, सबका सम्मान करना है और सबको अधिकार दिलाना। हम ना हमारा कोई विरोधी है, ना कोई हमारे लड़ाई में है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज वो विश्वास कर रही है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। अगर मैं आपसे तुलना करने के कहूं, एक और सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर अखिलेश यादव, किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और न तुलनात्मक कोई बात कहना किसी मंच पर उचित है। योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और सनातन के लिए समर्पित कर रखा है, जिनका अपना कुछ नहीं है। उनका अगर कोई कुछ है तो सब सनातन है और सारी जनता उनकी अपनी है, तो इसलिए तुलना नहीं की जा सकती। अगर मनोज पांडे से कोई तुलना करने लगे, हम पारिवारिक जीवन में हमारे परिभाषित ही कर दीजिए। सीएम योगी को तो आपने परिभाषित कर दिया, अखिलेश यादव को कर दीजिए। नहीं, हमने अपने नेता के बारे में बता दिया जिसे उत्तर प्रदेश जानता है। बाकी सबको परिभाषित करने का, या मनोज पांडे को भी परिभाषित अपने को करने का अधिकार नहीं है। वो जनता ही हमारे बारे में भी हमको परिभाषित करती है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमाकर पूछता हूं कि अखिलेश यादव आपको बेहतर नेता लगते हैं, या फिर लगता है कि वो ट्रैक गड़बड़ हो गया, स्ट्रेटजी गड़बड़ हो गई है? मैं इतने लंबे अपने वक्तव्य में मैंने बता दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमको कुछ आंखों से और नहीं दिखाई देता। आप बोलने से बच क्यों रहे? यही तो मैं नहीं कर पाता। मैं बचता तो कभी हूं ही नहीं। नहीं, मैंने क्लियर कट सवाल पूछा। आप अखिलेश यादव जी की जब भी बातचीत आ रही है आप बचना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा मनोज पांडे सनातन, प्रभु राम और भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अपनी ऊंचाहार की जनता के लिए हैं। जिस ऊंचाहार की गरीब कमजोर जनता भी, परिवार तुल्य जनता, देवरूप जनता ने हमको इस लायक बनाया है। मैं केवल उसी की तरफ देखता हूं और अपने दल के नीतियों और रीतियों की तरफ देखता हूं, और किसी तरफ नहीं देखता। अच्छा, आपने ऊंचाहार की बात की। पिछली बार आप जनता के बीच वोट मांगने गए तब सपा का टैग था, अब बीजेपी का टैग रहेगा। तो क्या लोगों के बीच में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है? आप बोलेंगे आप भाजपा को वोट देना? वही मनोज पांडे लगातार 15-18 साल से वहां जा रहे हैं, और उन्हीं मनोज पांडे पर उसने विश्वास किया है, और उसी मनोज पांडे पर हमको पूरा विश्वास है कि उसको उनका सबके चरणों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारे कार्यों से मिलेगा, हमारे विकास कार्यों से मिलेगा, और जो हमने अपने ऊंचाहार की जनता के लिए करने का प्रयास किया है छोटा सा, उसके विश्वास से मिलेगा।
आखिरी दौर में एसआईआर को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। यूपी में कितने वोट कट गए, इसको लेकर अखिलेश यादव बहुत बार बोलते हैं। सीएम योगी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। एसआईआर के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, उनके जो वोटिंग के आंकड़े हैं, कैसी बात लोग करते हैं। वोटिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 72, 75, 82, 90, 92% वोटिंग हो रही है। ये इसीलिए वोटिंग हो रही है कि तमाम लोग दिवंगत हो गए थे, तमाम लोग शिफ्ट हो गए थे, तमाम बोगस वोट थे, 4 जगह वोट थे। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चेक कराया। एक व्यक्ति का, वो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहा, 10 साल से वहां भी उसका वोटर हो गया था। उस शहर में उसका रायबरेली में एक मकान था, वहां पे भी वोटर था, गांव में भी वोटर था। आखिर कानून क्या कहता है, चुनाव आयोग क्या कहता है? एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट रहेगा। अब वोट बोगस हट गए तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप बढ़ गया। ये लोगों के लिए आईना होना चाहिए कहने वाले लोगों को। एक और बातचीत मनोज जी, पूर्वांचल एक कमजोर कड़ी रहा है। थोड़ा सा हमने देखा 24 में जो नतीजे आए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? पूर्वांचल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आपने अभी एक विधानसभा का नाम लिया था उत्तर प्रदेश की, कुंदरकी का, तो कुंदरकी में भी यही हुआ था, परिवर्तन हुआ था, जनता ऊब गई थी। तो अगर उसने कुंदरकी में किया है परिवर्तन, तो ये आपको बलिया से लेकर आजमगढ़, मऊ से लेकर मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र से लेकर के बस्ती से लेकर के बहराइच से लेकर के बलरामपुर और बाराबंकी से लेकर आपको रायबरेली और पूरे क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। आज जनता ने ये एहसास कर लिया है, विकास केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए वो विकास के लिए राष्ट्र के लिए वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। एक जोरदार तालियां इनके लिए। चुनावी साल और चुनावी साल में आपकी बातचीत, देखते हैं आपका प्रेडिक्शन और अंदाज 27 में कितना सही होता है। बहुत बहुत